बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हम 9 बायो में चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम डीएनए को पढ़ चुके हैं। आज हमने न्यूक्लिक एसिड की सेकेंड टाइप को पढ़ना है। एसएलओ जो हम कवर करेंगे उसमें हमसे डिमांड किया जा रहा है हम ब्रीफली डिस्क्राइब करें स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ये जो आरएनए है, कहते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड मैक्रोमोलिक्यूल है। ये भी मैक्रो ही है डीएनए की तरह, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड है और ये भी न्यूक्लियोटाइड्स का ही बना हुआ है जैसे डीएनए था। लेकिन साथ ही आगे उसने डिफरेंस बता दिया कि इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना, ये ओवरहैंग कर रही है। इसका क्या मतलब है? जबकि डीएनए के अंदर भी नाइट्रोजनस बेसिस का जिक्र किया था, लेकिन वहां पे वो कह दिया था कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है। यहां वो कह रहा है कि वो नाइट्रोजनस बेस ओवरहैंग कर रही है। हमने इस चीज को जरा रियलाइज करना है। जो नॉलेज टॉपिक हमने इस एसएलओ से लिया है वो स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एज सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। अब मैंने आप लोगों को बेसिक आइडिया समझाया हुआ है कि हमारे पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये मौजूद है डीएनए के ऊपर, और इस डीएनए पे ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसकी मदद से डीएनए सेल को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं ये मैंने बताया हुआ है कि इससे जो इंफॉर्मेशन है प्रोटीन्स बनाई जाती हैं सेल के लिए, और वो प्रोटीन्स या तो सेल के अंदर कोई स्ट्रक्चर बनाएंगी या फिर उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करेगी। जैसे आपके पास एंजाइम्स आ जाते हैं। अगर ये प्रोटीन्स ना हो तो हम देखते हैं सेल के नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाते और वो सेल सरवाइव नहीं कर पाता, जिस वजह से हमें कहना पड़ता है कि डीएनए प्रोटीन चूंकि बना के दे रहा है तो एक तरह से ये सेल को कंट्रोल भी कर रहा है। ये बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका। लेकिन वो जो डीएनए से प्रोटीन का बनना है ना, ये डायरेक्ट नहीं होता। हम देखते हैं कि बीच के अंदर एक और मॉलिक्यूल होता है जो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को आगे सेल में राइबोसोम को जाके देते हैं और राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है ये आपके पास आरएनए होता है। जब भी सेल को इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तो हम देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन पहले आरएनए को ट्रांसफर की जाती है, यानी डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है। फिर वो आरएनए आता है और आके राइबोसोम पे प्रोटीन बनवा रहा होता है। हम कहते हैं कि राइबोसोम जो है वो आरएनए को ट्रांसलेट कर रहा है। क्यों ट्रांसलेट कर रहे हैं? क्योंकि वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना, ये कोड्स के अंदर होती है। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ग्रेड 11 में। ये जो अब कोड्स हैं, ये कोडिंग इंफॉर्मेशन आ गई आरएनए के पास, और इस कोड को फिर राइबोसोम पढ़ेगा। तो जब राइबोसोम इस कोड को पढ़ रहा होगा तो उसके पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी कि किस तरह की प्रोटीन बनानी है। तो हम कहेंगे कि एक तरह से लैंग्वेज को ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसलेट किया जा रहा है। ठीक है, वो जो डीएनए की लैंग्वेज आरएनए के पास आई है, अब उसे ट्रांसलेट करके प्रोटीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक हो गया। अब डीएनए जो है ये इंफॉर्मेशन का मेन सोर्स है जिससे आरएनए को इंफॉर्मेशन मिलती है। हम कहते हैं कि डीएनए असल में लॉन्ग टर्म स्टोरेज यूनिट है। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर की है ये हम डीएनए की शक्ल में कर रहे हैं। डीएनए इसे लॉन्ग टर्म यूज करता है, लॉन्ग टर्म स्टोर करता है कि डेवलपमेंट के दौरान, एक इंडिविजुअल की पूरी लाइफ के दौरान ये इंफॉर्मेशन उस डीएनए में स्टोर रहती है। फिर यही इंफॉर्मेशन हम देखते हैं कि डीएनए से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर भी होती है। तो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म स्टोरेज। हां, आरएनए यहां पे मैसेंजर का काम कर रहे हैं। वो जो स्टोरिंग पॉइंट है डीएनए, जहां इंफॉर्मेशन स्टोर है, वहां से इंफॉर्मेशन जानी है आरएनए को। आरएनए इस इंफॉर्मेशन को अब कैरी करेगा, ये मैसेंजर है। और वो जो डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए के पास आई है,
ये इसे कैरी करके कहां लेके जाएगा? सेल के अंदर मौजूद जो मशीनरी है न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर, और उस मशीनरी को जाके ये इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर की जाएगी और वो मशीनरी उसको प्रोटीन बनाने में यूटिलाइज करती है। आरएनए जो है बेसिकली जब आप इसे सेल में देखते हो तो आपको ये साइटोप्लाज्म में मिलता है, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के पास राइबोसोम है जिसने प्रोटीन बनाना है। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इसकी सिंथेसिस देखें तो इसकी सिंथेसिस न्यूक्लियस में ही होती है। अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है कि असल में न्यूक्लियस के अंदर भी एक डार्क थिक रीजन होता है, न्यूक्लियोलस। ये वो पॉइंट है जहां हम देखते हैं आपके पास राइबोसोम बन रहे होते हैं। ठीक है, इन्हीं जगह पे आपके पास आप देखोगे कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में आरएनए भी बना रहा है। अब ये आरएनए न्यूक्लियस से आ रहा है साइटोप्लाज्म के पास। अब जब आप सेल को देख रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये साइटोप्लाज्म में ही होता है, लेकिन बेसिकली ये न्यूक्लियस में बन रहा होता है। 3 तरह के हमारे पास आरएनए है और इसकी लॉजिक भी समझ आती है। वैरायटी ज्यादा है लेकिन हम जो मेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हीं तक महदूद रहते हैं। और आप देखोगे कि ये तीनों आरएनए किसी ना किसी तरह से प्रोटीन बनाने में यूटिलाइज हो रहे हैं। एक है जी मैसेंजर आरएनए, नाम से पता लग रहा है ये कुछ इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, इसके पास मैसेज है। दूसरा आपके पास है ट्रांसफर आरएनए, इसने किसी चीज को ट्रांसफर करना है, किसे हम देखेंगे। और थर्ड है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए, और नाम हमें इंडिकेट कर रहा है कि यह असल में राइबोसोम के अंदर होगा। तो एक मैसेज कैरी करेगा, दूसरा किसी मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहा होगा, और तीसरा आपके पास वो जो मशीनरी है राइबोसोम उसका हिस्सा है। ये अब तीनों मिलेंगे और मिलकर प्रोटीन बनाएंगे। लेकिन जब ये प्रोटीन बनाने में यूज होंगे ना तो हर एक का काम दूसरे से मुख्तलिफ होगा। तीनों में काम इस तरह से डिवाइड हुआ है कि एक भी अगर गैर मौजूद हो तो प्रोटीन नहीं बन सकती। तो तीनों का होना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, आरएनए क्या चीज है? अब वो मैसेंजर है, ट्रांसफर है, राइबोसोमल है, उस पर तो हम आते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो आरएनए डीएनए की तरह एक पॉलीमर है, और जैसे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ था इसी तरह हम देखते हैं आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अब ये वो समरी है जिसे हमने आगे अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अगले एसएलओ के साथ भी लिंक करते हैं। डीएनए से बना मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए आया साइटोप्लाज्म के अंदर, ये रहा मैसेंजर आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के साथ ये मिला और तीनों ने मिलके प्रोटीन बना दी राइबोसोम पे। अब आरएनए चूंकि आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, तो जिस तरह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं कोवलेंट बॉन्ड की मदद से और मिलके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, इसी तरह आप देखते हो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड जो है इनके दरमियान भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और इस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से आपके पास एक पॉलीमर बनता है। लेकिन उसमें फर्क है, डीएनए में हमने देखा था कि वो जो मॉलिक्यूल था उसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स थे, डबल स्ट्रैंडेड था, और वो 2 स्ट्रैंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के साथ अटैच थे। कहते हैं आरएनए जो है ना डीएनए के बरक्स जब आप इसे देखते हो तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। अब डेफिनेशन की हद तक तो हम कह देते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड का ही पॉलीमर है जैसे डीएनए है, लेकिन स्ट्रक्चर में बड़ा वाज़ेह फर्क है। वहां 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए में, आरएनए के पास एक ही स्ट्रैंड है। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं। अच्छा, जब हम न्यूक्लियोटाइड को पढ़ते हैं तो यही न्यूक्लियोटाइड डीएनए में भी है। तो आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं क्या ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डीएनए में है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फॉस्फेट ग्रुप हमने देखा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी था, यहां भी है, ये तो सेम है। फर्क कहां आएगा? फर्क आएगा शुगर में। डीएनए में हमने जो शुगर पढ़ी थी वो थी
डिऑक्सीराइबोस शुगर, जिसके कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन का आइटम रिमूव था। यहां पे आप देखते हो कि इस शुगर के कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। तो ये राइबोस शुगर है। पहला फर्क आपके पास डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में यहीं पे आ गया। तीसरा कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेसिस, डीएनए में भी थी, यहां भी है, लेकिन इन नाइट्रोजनस बेसिस में भी फर्क है। जो पहली 3 नाइट्रोजनस बेसिस है ना, ये सेम है दोनों में, डीएनए में भी और आरएनए में भी, लेकिन फोर्थ वाली जो है ये डिफरेंट है। डीएनए में हमने यहां थायमीन को पढ़ा था, लेकिन जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है तो आप देखते हो जहां थायमीन लगनी चाहिए उसकी जगह यूरासिल आके अटैच होती है। तो दो वाज़ेह फर्क हमें मिले डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में। एक तो शुगर का फर्क, और दूसरा वो जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस है उनमें से एक नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस है। ठीक है, ये आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का मॉलिक्यूल है। अब जरा आप खुद ऑब्जर्व करो, ये डीएनए के किसी एक सिंगल स्ट्रैंड जैसा ही है। देखा जाए तो डीएनए के भी जो स्ट्रैंड थे वो भी हेलिकल ही थे। अगर आप डीएनए के 2 में से एक स्ट्रैंड को लो तो वो इसी तरह हेलिकल होगा। तो आरएनए जो है ये भी हेलिकल है, लेकिन फर्क कहां आ रहा है? इसकी नाइट्रोजनस बेस में और जो शुगर है उसके अंदर। अब एसएलओ के अंदर एक वर्ड यूज हुआ था कि आपने बताना है कि इसकी जो नाइट्रोजनस बेस है ना वो ओवरहैंग की हुई है। ओवरहैंग से मतलब है कि वो जो स्ट्रैंड बन रहा है ना वो स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, वो उस स्ट्रैंड से बाहर निकली हुई है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे आप इमेजिन करो कि आपके पास एक स्टेयर है और आपने उस स्टेयर को 2 हाफ के अंदर कट कर दिए, तो आपको ये जो आधा हाफ नजर आ रहा है इसके ये जो रंग्स हैं, वो पॉइंट जहां पे आप पांव रख के ऊपर चढ़ते हो, तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना हाफ स्टेयर अगर मैं इसको कहूं, तो इसके ये रंग्स बाहर निकले हुए हैं। इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा कि ये ओवरहैंग किए हुए हैं। तो क्या आरएनए में भी ऐसा नहीं है? डीएनए के अंदर चूंकि 2 स्ट्रैंड से, तो ये नाइट्रोजनस बेसिस आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेती थी दोनों स्ट्रैंड्स की। यहां चूंकि है ही एक स्ट्रैंड, इसकी जो नाइट्रोजनस बेस है वो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना रही, तो इसलिए जब आप आरएनए का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आपको नजर आएगा कि आपके पास एक स्ट्रैंड है और उस स्ट्रैंड से नाइट्रोजनस बेसिस बाहर की तरफ ओवरहैंग की हुई है, बाहर की तरफ आई हुई है। ये वो टर्मिनोलॉजी थी जो यूज की गई थी। ठीक है, ये डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं। चूंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो आप देखोगे इसकी नाइट्रोजनस बेसिस पेयर नहीं बनाएंगी। जब वो पेयर नहीं बनाएंगी तो वो स्ट्रैंड से बाहर स्टिक आउट होंगी, आप उसे कहोगे ये ओवरहैंग्स है। क्या सिग्निफिकेंस है? ये जो नाइट्रोजनस बेसिस अनपेयर्ड है, ओवरहैंग्स है, इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये आरएनए को उसका फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती है। किस तरह? कि आपके पास ये आरएनए को बाइंड करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, आरएनए ने जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करना होता है तो वहां पे फिर ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये यूटिलाइज होती है। और अभी आप देखोगे कि किस तरह से ये आरएनए किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं, ये भी मैं आपको अभी अंडरस्टैंड करवाऊंगा। ये देखें, ये आपके पास जरा ज्यादा बेहतर इलस्ट्रेशन है। आपके पास आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, चूंकि सिंगल स्ट्रैंड है तो उसकी नाइट्रोजनस बेस अनपेयर्ड है और वो स्ट्रैंड से बाहर है। हम कह रहे हैं कि ये ओवरहैंग है। और जो स्ट्रैंड है उसके अंदर अगर आप देखो तो न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट में से 2 कंपोनेंट्स जो हैं वो स्ट्रैंड की बैकबोन बना रहे हैं, और वो 2 कंपोनेंट हैं राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। इसलिए हम कह देते हैं कि डीएनए और आरएनए की जो बैकबोन है ये शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है
और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। अब यही सारी चीज मैंने आपको एनिमेशन से भी दिखानी है, ठीक है, ताकि आपके पास ये स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर विजुलाइज हो जाए। और आरएनए की जो 3 टाइप्स है ये आपको रियल लाइफ में सेल में किस तरह की मिलती है, हम ये भी देख लें। सबसे पहले तो आपके पास डीएनए की तरह आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, और इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी हम देखेंगे कि आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं जी। ये देखें, एक आपके पास है राइबोज शुगर। इस राइबोज शुगर के 5 कॉर्नर हैं, जिनमें से 4 कॉर्नर कार्बन ने लिए हुए हैं और 5वें कॉर्नर में ऑक्सीजन है। अब जरा गौर करो, आपके पास ये देखो, ये रेड वाला जो है ना, ये ऑक्सीजन है। कार्बन 1 के पास भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और स्पेशली देखो कार्बन 2 के पास भी हाइड्रोक्सिल है। डीएनए में यहां फर्क आ रहा था। डीएनए की ये जो राइबोज शुगर थी ना, 5 कार्बन पेंटोज शुगर, यहां पे OH की जगह सिर्फ हाइड्रोजन थी, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम था। कार्बन नंबर 3 के पास भी हाइड्रोक्सिल थी, कार्बन 4 आगे कार्बन 5 के साथ था जो कि रिंग से बाहर था, और इस कार्बन 5 की अपनी हाइड्रोक्सिल थी। तो पहला कंपोनेंट तो ये हो गया कि जैसे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में शुगर है, वैसे यहीं पे है। फर्क आ रहा है कार्बन नंबर 2 के ऊपर, वहां पे हाइड्रोजन था, यहां आरएनए में हाइड्रोक्सिल है। ये आपके पास ज्योमेट्री है, ये देखो, ये वो छुपा हुआ था जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। सेकेंड कंपोनेंट जी इनका फॉस्फेट ग्रुप है, ये तो सिमिलर होता है। एक ऑक्सीजन जो है उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है फॉस्फेट के साथ, ये देखें, और बाकी जो है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। थर्ड हमारे पास जो कंपोनेंट है वो नाइट्रोजनस बेस है। ये देखें, पहली 3 नाइट्रोजनस बेसेस जो है ये तो दोनों जगह हो गई सिमिलर। इनमें से भी स्पेशली जो प्यूरीन और एडेनिन है, मैंने आपको बताया था एडेनिन और गवानिन, इन्हें हम प्यूरीन्स कहते हैं। और जो आपके पास साइटोसिन और डीएनए में थायमीन थी, यहां पे यूरासिल है, इसे हम पायरिमिडीन्स बोलते हैं। तो असल में कहां फर्क आता है? पायरिमिडीन में, जहां डीएनए के अंदर थायमीन थी, वहां आरएनए के अंदर यूरासिल आ गई है। और जरा गौर से देखो कि आपके पास एडेनिन और गवानिन डबल रिंग है, लार्ज है, और साइटोसिन और यूरासिल सिंगल रिंग है, स्मॉल है। ये आपके पास कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बना, ठीक है, जिनमें से एक को अगर हम देखें, लेट्स से यूरिडीन वाले को देखें, तो ये देखें, आपके पास शुगर है। थोड़ा सा टिल्ट करके आपको दिखाता हूं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको। ये हमारी है शुगर, जिसमें हम देख रहे हैं कि रिंग के अंदर आया हुआ है ऑक्सीजन, जो हमें बताता है कि ये असल में हमारी शुगर है। और ये जो उसका कार्बन नंबर 1 है ना, ये आपने लोकेशन याद रखनी है। शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ आप देख रहे हो नाइट्रोजनस बेस आके अटैच हुई है, और ये जो कार्बन 5 रिंग से बाहर है, इसके साथ आप देख रहे हो फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हुआ है। ये 3 कंपोनेंट्स मिले हैं तो आपका न्यूक्लियोटाइड बना है। अब जरा न्यूक्लियोटाइड में अगर आप डिफरेंस देखो तो डिफरेंस कहां आएगा? डिफरेंस आएगा कार्बन नंबर 1 के ऊपर अटैच नाइट्रोजनस बेस पे। आप सिर्फ ये नाइट्रोजनस बेस बदलते जाओ, न्यूक्लियोटाइड बदलता जाएगा। यहां पे यूरासिल है, आप इसकी जगह साइटोसिन कर दो, सेकंड न्यूक्लियोटाइड बन गया। आप एडेनिन करो, थर्ड न्यूक्लियोटाइड बन गया। आप गवानिन करो, फोर्थ न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो इस तरह से नाइट्रोजनस बेस बदलने से आपके पास टोटल 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं आरएनए के अंदर। अब इसकी 3 टाइप्स हैं। ये देखें, आरएनए मैंने चूंकि आपको बताया ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक स्ट्रैंड का बना हुआ है। यहां फिर आप देखते हो कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स है ना, इनको एक ही टाइम में यूज नहीं किया जाता। ये 2 स्ट्रैंड्स अलग होते हैं। इनमें से जो एक स्ट्रैंड होता है ना, इसके आगे आप देखते हो कि एंजाइम आता है
और आके नया आरएनए बनाना शुरू कर देता है। न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है और आरएनए जहां से बन रहा होता है वो डीएनए से अलग होके अलग होता जाता है। तो इस तरह डीएनए के दो में से सिर्फ एक स्ट्रैंड को यूज करते हुए आरएनए बनाया जाता है। ये जो डीएनए से आरएनए बन रहा है, जिसके ऊपर वो इंफॉर्मेशन है जिससे प्रोटीन बननी है, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन इसके पास है, इसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। क्यों? क्योंकि डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन इसको ट्रांसफर कर दी है। ये अब उस इंफॉर्मेशन को मैसेंजर के तौर पे कैरी करेगा जिससे प्रोटीन बननी है। सेकंड कैटेगरी आपके पास है, ये देखें, ट्रांसफर आरएनए है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो आपको इसके स्ट्रक्चर में ये दो कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं। दो कॉर्नर्स का मतलब है एक ही स्ट्रैंड है लेकिन वो अरेंज ऐसे हो गए। और ये आप देखते हो कि आरएनए जो है हमें अक्सर जगहों पे उसके स्ट्रक्चर में डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर मिल रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आरएनए में स्ट्रैंड दो हो गए। ऐसा इसलिए होता है कि बाज़ औक़ात आप देखते हो कि सेल के अंदर ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, इसके कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस एक ही स्ट्रैंड के आमने सामने आ जाते हैं। जैसे एक ही स्ट्रैंड का एडेनिन जो है जब वो थायमीन के सामने आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। इसी तरह अगर स्ट्रैंड का गवानीन साइटोसिन के सामने आ जाएगा, अच्छा यहां पे यूरेसिल आएगा क्योंकि हम आरएनए की बात कर रहे हैं, और गवानीन जो है जब वो साइटोसिन के सामने आएगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा। तो जब नाइट्रोजनस बेसिस इस तरह एक ही स्ट्रैंड में आमने सामने आती है तो आपको उस जगह पे बॉन्ड पेयरिंग की वजह से डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर मिलता है। ये अब आपका है ट्रांसफर आरएनए। इसे ट्रांसफर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने साथ अमाइनो एसिड्स को कैरी करता है। जो प्रोटीन बनने जा रही है उस प्रोटीन के लिए अमाइनो एसिड चाहिए और वो अमाइनो एसिड असल में ट्रांसफर आरएनए लेके आता है राइबोसोम के पास। चूंकि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है कहां? जहां प्रोटीन बन रही है, राइबोसोम, इसलिए हम इसे कहते हैं ये ट्रांसफर आरएनए है। और थर्ड पे आपके पास राइबोसोमल आरएनए आता है। ये देखें, हमने चैप्टर 3 में सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ा कि इसका जो राइबोसोम है इसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज और दूसरा स्मॉल। और अगर आप गौर से देखो तो हम पढ़ के आए हैं कि आरएनए जो है असल में वो दो चीजों का बना हुआ है, एक राइबोसोमल आरएनए और दूसरा प्रोटीन का। तो यहां पे आपके पास दिखाया गया है कि दोनों स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट जो है ये दोनों आरएनए के बने हुए हैं। इनमें आरएनए मौजूद होता है। कौन से वाला? राइबोसोमल आरएनए। ये वो जगह होती है जहां पे हमारे पास मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए दोनों आते हैं। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि किस तरह तीनों आरएनए मिलकर प्रोटीन बना रहे हैं। एक राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम का हिस्सा है, तो राइबोसोम जो भी काम करेगा हम एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें राइबोसोमल आरएनए इन्वॉल्व है और वो मेजर काम क्या कर रहे हैं? अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं। दूसरा आप देखोगे यहां पे आएगा मैसेंजर आरएनए, और वो कैसे अटैच होगा? वो असल में राइबोसोमल आरएनए के साथ अटैच होगा। तो अब वो आपको समझ आया कि सिंगल स्ट्रैंड में वो जो नाइट्रोजनस बेस बाहर निकली हुई है, ओवरहैंग की हुई है, वो असल में यहां अटैचमेंट में मदद देती हैं जब मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए आपस में अटैच होते हैं। फिर आप देखते हो कि इसके ऊपर ट्रांसफर आरएनए आता है, और वो जो ट्रांसफर आरएनए होता है इसने अमाइनो एसिड कैरी किया होता है, और राइबोसोम क्या कर रहा होता है? इन आने वाले अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा होता है। राइबोसोम आता जाता है और हर नया आने वाला ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को लेकर आता है, और जब ये अमाइनो एसिड यहां पे राइबोसोम के ऊपर आते हैं तो इनमें पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जिसके नतीजे में आप देखते हो एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है जिसे आप अल्टीमेटली प्रोटीन का नाम देते हैं। ठीक है, वापस आते हैं हम अपनी स्लाइड पे। आई होप कि हमारे एसएल लॉ की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको बड़े अच्छे से क्लियर हुई होगी। हमने
यही सारी इंफॉर्मेशन थ्योरी में भी पढ़ी है और इसी तमाम इंफॉर्मेशन को थोड़ी डिटेल में एनिमेशन में भी देखा है। एसएलओ में हमसे कहा गया कि हम ब्रीफली डिस्क्राइब करें आरएनए के स्ट्रक्चर को, और वो स्ट्रक्चर कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। और साथ ही उसने कहा कि जो आरएनए है ना, ये पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल है, और ये बना है न्यूक्लियोटाइड्स का। लेकिन जो इसके न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनस बेस है, ये किसी दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड नहीं बना रही, इसलिए ये ओवरहैंग कर रही है। ये वो तमाम चीजें हैं जो हमने आज अपने एसएलओ में कवर की है। आपके पास वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक अटैच है, इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगला एसएलओ जो है वो इसी आरएनए का फंक्शन है, और फिर उससे अगला हम कंबाइन करेंगे कि किस तरह ये डीएनए आरएनए मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।